गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम हिस्ट्री, जिसका आज के चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ओके, इस चैप्टर में हम बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आफ्टर द ब्रिटिशर्स के अराइवल के बाद क्या कंडीशंस हो गई ट्राइबल्स की, इनके बारे में हम जानेंगे। ओके, हाउ आर ट्राइबल सोसाइटीज डिफरेंट। ओके, ट्राइबल सोसाइटीज डिफरेंट कैसे है? ट्राइबल सोसाइटी आज भी ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जो कि जंगलों में रहती हैं या फिर ऐसे रिमोट एरियाज में रहती हैं जहां पे कम्युनिकेशन इजीली अवेलेबल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स लिव इन द फॉरेस्ट इटसेल्फ। वो अभी भी जंगलों में ही रहते हैं। उनके लाइफ में अभी तक मॉडर्नाइजेशन नहीं आया है। ओके, ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में। ओके, the tribal way of life, their custom, tradition and rituals are different from that of other traditional societies. अभी की जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है या पहले की जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी, उस समय भी ट्राइबल्स के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज हो गए, उनके ट्रेडिशंस हो गई, उनका जो भी रिचुअल्स करने रहते हैं बहुत ज्यादा वेरी करते हैं हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल सोसाइटीज से। ओके, which were often the rules were laid down by the upper caste Brahmins. This explanation might lead you to believe that social and economic difference did not exist in tribal societies. However, tribal societies were not free from such disparities. इसके साथ साथ एक और चीज कि हमारी जो जितनी भी जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो भी कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशन चलते आ रही हैं, उसमें आपने ध्यान रखा उसमें डोमिनेशन जिनका ब्राह्मण्स का, उन्होंने ही कुछ नियम, कायदे, कानून के हिसाब से ही वो सारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स हम आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट में ब्राह्मण्स ने इसकी फाउंडेशन ले की थी, डिफरेंट रिचुअल्स, कास्ट और डिफरेंट रिचुअल्स, ट्रेडिशंस की। इसके साथ पर लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज में ऐसा नहीं है, सबको वहां पे समान तरह से देखा जाता है। जैसे लाइक हमारे इसमें जो हमारी जो कन्वेंशनल जो सोसाइटीज थी उसमें हमारे कास्ट सिस्टम बटे हुए थे, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्यस और उसके बाद में अनटचेबल्स। तो ये इस टाइप के लेवल्स नहीं थे, हमारे यहाँ डिफरेंट कास्ट नहीं रहते हैं ट्राइबल्स के। ओके, ट्राइबल कम्युनिटी के व्हाट वर द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। अब इनकी थोड़ी लाइफ के बारे में जानते हैं कि इनकी लाइफ कैसे भी, मतलब इनका ऑक्यूपेशंस, स्पेशली इनकी ऑक्यूपेशंस, ये अपनी लाइवलीहुड को रन करने के लिए क्या क्या करते थे। द ट्राइबल इंडल्ज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी एंड द क्लाइमेट ऑफ रीजन। ट्राइबल्स ने बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करी हैं, डिपेंड करता है टोपोग्राफी, यानी कि वहां कहाँ वो रह रहे हैं। टोपोग्राफी मतलब कि किस जगह क्या, मतलब जो एरिया है ज्योग्राफिकली वो कैसा है, प्लेन है, माउंटेनियस एरिया है, डेजर्ट एरिया में सूखा एरिया है। सो ये टोपोग्राफी के हिसाब से हो गया। क्लाइमेट कि वहां पे ज्यादा ठंड गिर रही है, या फिर ज्यादा गर्मी हो रही है, या बहुत ज्यादा बारिश होती है, या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई। देयर वर्क एथिक्स वर आल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी ना, इनके वर्क करने का तरीका, इनके एथिक्स ये भी बहुत ज्यादा अलग थे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये बेसिकली इसको झुम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा चलन में था। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि जो स्टेट्स ऑफ सेवन सिस्टर्स की जो हम बात करते हैं, ओके, आपकी बुक में पेज नंबर 34 पर जो ये वाला पोर्शन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहां पर उनको लोकली इसको झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ ये इन द सेंट्रल हाईलैंड्स में, यानी कि सेंट्रल इंडिया में भी प्रैक्टिस की जाती थी। ओके, आइए इसके बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग द 19th century some tribes such as Khans and the Baigas of central Indian tribes belonging to the northeastern India practice shifting cultivation also known as झूम कल्टीवेशन। कहाँ का करा जाता था, जैसे मैंने बताया आपको, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और द सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। In this type of cultivation, the tribals cleared the plots of land in the forest by cutting trees and burning vegetations. The ash thus produced was used as a manure for the fields. They used hoes to dig the soil, thereby preparing it for cultivation. The seeds were then spread across the clear patch using the broadcast method. Once the crops were harvested, they went in search of new patches of land. In this method, cultivation
also called shifting cultivation. A patch of land has been used once be left fallow for several years in order to allow the soil to regain its fertility. अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सबसे खास बात ये होती थी, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए कहा जाता था कि इसमें क्या करते थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल्स होते थे वो जंगल का एक एरिया बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर देते थे। जो भी ट्रीज वेजिटेशन, पेड़ पौधे, घास जो भी उगी हुई उसको पूरा साफ कर देते थे, फिर वहां पर उसको जला देते थे, है ना, जो भी उनका वेस्ट बचता था। फिर उस जो जली हुई एशेज होती है, राख होती, उसका वो एज ए मैन्योर यूज करते थे, यानी कि एज ए खाद यूज करते थे, जिससे कि उनकी क्रॉप्स ग्रो हो जाए। ओके, अब जो इन्होंने जो ब्रॉडकास्ट मेथड से जो बताया है कि ब्रॉडकास्ट मेथड से अपने सीड वो करते हैं, फैलाते हैं, लाइक सेम जैसे हाथ से जब आप लोग बुआई करते हो, जब स्प्रेड करते हो अपने खेतों में, उसी को हम ब्रॉडकास्ट मेथड बोलते हैं। तो जब खेत को बोनी वोनी सब हो जाती थी, फिर बाद में क्रॉप्स ग्रो होने के बाद हार्वेस्ट हो जाती थी, फिर उस लैंड को यूज नहीं करते, उस लैंड को खाली छोड़ देते, फिर वो कोई दूसरी नई जगह जाते थे, किसी नए एरियाज में जाते थे, वहां पर जंगल साफ करते थे और ये प्रोसेस लगाते थे। इस दौरान जो ये जो लैंड खाली छोड़ गए हैं, इसको ये 1-2 साल तक नहीं देखते थे, ताकि तब तक जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है, वो वापस से रिगेन हो जाए, और फिर 1 या 2 साइकिल या फिर 1 या 2 साल बाद वापस आके यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते थे। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने लैंड को शिफ्ट कर रहे हैं, इस वजह से भी इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहा जाता है, और इनकी लोकल लैंग्वेज को झूम कल्टिवेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग। Along with shifting cultivation, tribes such as Khans and Baigas also indulged in hunting and gathering of forest produce. अब बाइगास और खान्स केवल सिर्फ खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, वो हंटिंग और गैदरिंग यानी कि शिकार भी करते थे। गैदरिंग मतलब कि जो भी फल फ्रूट होते थे या जो भी चीजें फॉरेस्ट से जो कि वो यूज कर सकते हैं, उनको वो गैदर करते थे। द ट्राइबल्स कंज्यूम्ड फ्रूट्स एंड रूट्स फाउंड इन द फॉरेस्ट। अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें, यानी कि रिलेटेड टू वेजिटेबल्स, तो उसमें या तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर जो रूट्स होती, जड़ होती कुछ ऐसे प्लांट्स की जो कि काफी खाने लायक होती है, वो उसको गैदर करते थे। एंड दे पॉजेस नॉलेज ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स दैट ग्रू हियर। इसके साथ साथ उनका नॉलेज भी रहता था कि कौन सा पौधा जानलेवा नहीं है, कौन सा पौधा हम खा सकते हैं, कौन सा पौधा हम यूज कर सकते हैं, कौन से पौधे की जड़ी बूटी बनाकर एज ए दवाई यूज कर सकती है, ये सारी नॉलेज उनको थी। दे हंटेड इन ग्रुप एंड डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्व्स। सम ट्राइब्स कुक्ड फूड यूजिंग द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम साल एंड मोमो सीड्स। अब इन हंटेड, जो इनकी हंटिंग ग्रुप होती थी, या जानवरों का भी शिकार करती थी। अब कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ने ऐसा करा था कि वो जो भी मीट होता था, या तो वो कच्चा खा जाते थे, या फिर उसको रोस्ट करके यानी आग पर सेक कर, या फिर उसको तेल का यूज करके उसको कुक करते थे। बेसिकली कुछ ऐसे थे, या जो साल होता है, मोमा सीड्स होती है जो कि फॉरेस्ट में पाई जाती है, उस सीड से जो तेल निकलता है उससे ये अपना फूड कुक करते थे, बेसिकली मीट वाला पोर्शन। ओकेजनली दे वुड सेल द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन द लोकल मार्केट एंड गेट राइस, ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स इन एक्सचेंज। इसके साथ साथ कभी कभी ओकेजनली जब इनका कोई त्यौहार आता होगा या फिर इनको कोई चीज चाहिए रहती है लोकल मार्केट्स से, तो वे लोकल मार्केट्स में आते थे और जो भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट मिलता था उसके बदले में राइस, ग्रेन्स, जो भी इनको चीज अदर आइटम चाहिए रहते थे वो एक्सचेंज कर लेते। In fact, the local weavers and leather workers often depended on the Khans for the supply of kushum and palash flour to dry cloth and लेदर। इसके साथ साथ इनफैक्ट जो लोकल वीवर्स उस समय के थे, वीवर्स यानी कि जो भी कपड़े की बुनाई का काम करते हैं, कपड़े की रंगाई का काम करते हैं, या फिर लेदर वर्कर जो थे, वो कहीं ना कहीं खान्स जो ट्राइबल कम्युनिटी उस पर काफी डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि वो ना कुसुम और पलाश का एक फ्लावर होता है, वो सप्लाई करते थे इन वीवर्स को, ताकि वो उससे कपड़ा को रंग सके या लेदर को रंग सके। ओके, डाई बना उसके, उन दो फ्लावर्स की डाई बनती है जिससे कि जो कि यूज करती है कपड़े को या लेदर को रंगने में। Sometimes when the forest produce was not enough to buy essential items, they were forced to take up odd jobs like carrying loads, building roads, and working in agricultural fields. However, the Baigas believed that the forest would provide them with whatever they needed.
इसके साथ साथ जब इनके पास फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये गैदर नहीं कर पाते थे तो कभी कभी इनको ये लोग फोर्स हो जाते थे अदर जॉब्स करने के लिए, जैसे कि लोड कैरी करना, मतलब बोझ उठा के जो भी इनकी मजदूरी करके पैसे कमाना, या फिर सड़क बनाने में काम करना, या फिर एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती बाड़ी होती है उन पर एज ए लेबरर काम करना। उससे इनको जो भी चीज़ उनको चाहिए रहती थी, उनको जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती थी, वो लोग आकर यहाँ पर काम करके अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ा देते थे। हालांकि बायगार्स का ये मानना था, जो बायगार्स कम्युनिटी थी, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनका ये मानना था कि फॉरेस्ट उन्हें जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सब वो प्रोवाइड कर सकता है, और एंड कंसिडर बिलो देयर डिग्निटी टू वर्क एज ए लेबर। हालांकि बायगार्स कम्युनिटी का ये मानना था कि हम बाहर जाके, यानी कि बाहर जो मीन्स जो लोकल मार्केट्स होते हैं जहाँ पर हम जैसे आम इंसान रहते हैं, लाइक जैसे पहले भी रहते थे विलेजेस में, वहां पर आके एज ए लेबर काम करना उनकी शान के खिलाफ है। It is interesting to note that the activities of Khans and Baigars were regulated by the month of Hindu calendar. According to a British anthropologist, Warrior Albin, who lived with them for a long time in 1930s and 1940s, their day-to-day tasks were divided between the man folk and the woman folk. While women took up day-to-day tasks, while women took up tasks such as gathering forest produce, collecting wood, clearing fields, and preparing oil and liquor, the men were engaged in hunting, preparing the fields, and growing crops. अब खॉन्स और बायगार जो होते थे वो हिंदू कैलेंडर के मंथ के अकॉर्डिंग चलते थे। उस दौरान वेरिन एल्विन नाम के एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, जो कि उस समय इनके साथ रहे, 1930 से 1940s के बीच में इनके साथ रहे, इनके डे टू डे लाइफ टास्क देखिए। तो उसमें उन्होंने ये इस बात का ऑब्जर्वेशन किया कि जो वुमेन्स होती थी वो बेसिकली उनका काम करता था, जो भी गैदर करना रहता था, जो भी बीन के लाना होता था फॉरेस्ट से, वो बीन कर लाती थी। फिर ऐसा लकड़ी को इकट्ठा करना, इसके साथ साथ फील्ड्स होते हैं उनको क्लियर करना, कोई जानवर आके फील्ड्स में उनकी जो खेती बाड़ी है उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ वो ऑयल और ऑयल प्रोड्यूस करती थी, जो भी सीड्स उनके से अवेलेबल। लिक्विड का मतलब यहाँ पर शराब, ये सब प्रोड्यूस करते थे। वेल एज मैन का काम क्या होता था, वो सिर्फ हंटिंग करता था, हंटिंग करके ना, शिकार करके लाना। इसके बाद वो फील्ड्स को प्रिपेयर करना खेती बाड़ी के लिए, और उसमें क्रॉप्स ग्रो करना। द ट्राइबल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स टू प्रोक्योर गुड्स दैट वर नॉट अवेलेबल लोकली ऑन मनीलैंड एंड ऑन मनीलैंडर्स फॉर मनी टू पे फॉर द गुड्स. The traders often sold the goods at steep price, while the moneylenders charged high rate of interest on the loans they gave to them. Therefore, the tribals often despite traders and moneylenders who were seen as an outsider and cause of poverty and misery in their lives. They have also been seen the market and the commerce as synonymous with debt and poverty. इसके साथ साथ ट्राइबल्स कम्युनिटी के पीपल होते थे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे। डिपेंडेंसी यहाँ पे कैसे होती थी कि जो भी प्रोडक्ट्स उनको फॉरेस्ट से मिलता था उसको सेल आउट करते थे। अब सेल आउट करते समय जो बेसिकली सबसे ज्यादा जो सेल आउट करते थे, लिक्विड सेल आउट करते थे, ऑयल सेल आउट करते थे। तो उसमें परेशानी आती थी कि जब वो ट्रेडर्स के पास जाते थे तो उनको बहुत ही उनको जो जिस तरीके का जो उनको प्राइस मिलनी चाहिए वैसा प्राइस नहीं मिलती, बहुत ही लो प्राइस में उनके जो भी वो अपने गुड्स लेके आते थे वो सेल होते थे, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा कम कीमत दी जाती थी। तो उसकी वजह से ये लोग क्या करते थे कि मनी लैंडर्स के पास जाते थे जो कि पैसे उधार देते थे, वो उनसे बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट लेते थे। तो जिसकी वजह से जब भी कोई मनी लैंडर्स या फिर कोई ट्रेडर्स आज भी अगर हम नॉर्मल पीपल भी अगर हम किसी उस रास्ते से चले जाते हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल्स अभी भी रहते हैं तो वो अटैक कर देते हैं, बिकॉज उनका ये मानना है कि इन्हीं की वजह से हम लोग इतना सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत हाई ज्यादा इंटरेस्ट रेट से हमें लोन्स देते हैं, जिसकी वजह से हम काफी परेशान होते हैं। या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं स्पेशली वो लोग हमें उसकी प्राइस नहीं देते हैं जिससे कि हम अपने जो भी हमने प्रोडक्ट बेचा उसकी हमें कीमत मिल सके। तो कहीं ना कहीं वो गुस्से की वजह से एंशिएंट टाइम में भी जब ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स जाते इन जंगलों के रास्ते से निकलते थे तो इन पर अटैक करके इनसे जो भी सामान होता था वो लूट लिया करते थे। इसका ये रीजन था ट्राइबल कम्युनिटी का इन जो जमींदार से मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स पर अटैक करने का। ओके, हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल एक और काम होता था ट्राइबल ऑक्यूपेशन में, जिसमें हर्डिंग
और रियरिंग करते थे, यानी कि एनिमल्स को चरवाने का काम करते थे दूर दराज के एरियाज में ले जाके। इसमें बाकरवाल्स ऑफ कश्मीर, लंबादीस ऑफ आंध्र प्रदेश, वन गुजरात ऑफ पंजाब एंड गादीस ऑफ कुल्लूज वर सम ऑफ द ट्राइब्स दैट रियर्ड एनिमल्स लाइक गॉट, काउज एंड शीप। इन्होंने ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज है, बकरवाल्स कश्मीर की, लंबादीस आंध्र प्रदेश की, वन गुर्जर पंजाब की, कुल्लू की, गादीस थी। कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी जो कि बेसिकली गाय, शीप और गॉड यानी बकरी, इन सब को रियरिंग करते थे, मतलब इनको चरवाने का काम करते थे, जिसकी वजह से ये लोग काफी दूर चलना पड़ता हुआ। आपने अभी भी देखा होगा अपने गांव के आसपास बहुत बड़ा ग्रुप रहता है भेड़ का जो कि ट्रैवल करते थे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। Settled cultivation, on the other hand, tribes like the Mundas of Chota Nagpur to permanent or settled cultivation even before the 19th century. 19th century आने से पहले ये जो मुंदास नाम की ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि छोटा नागपुर प्लेटू यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला जो रीजन है उसको हम छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं, तो वहां पर ये परमानेंटली सेटल हो गए थे। परमानेंटली सेटल यानी उन्होंने अपने गांव बसा लिए थे। यहाँ पर जितनी भी हम ट्रैवल कम्युनिटीज पढ़ी है वो हंटिंग गैदरिंग करने की वजह से अपने प्लेसेस चेंज करते रहते हैं, हियरिंग और रियरिंग एनिमल्स की वजह से या फिर हंटिंग और गैदरिंग करने से वो अपने प्लेसेस चेंज करते रहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि यहाँ हमें खतरा है लोकल पीपल से, आसपास के गाँव के पीपल से, तो वो अपनी जगह खाली कर देते थे। पर लेकिन जो मुंडास नाम की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी इन्होंने ये परमानेंटली सेटल होना स्टार्ट हो गए थे, इन्होंने अपने गांव बसाना स्टार्ट कर लेते। इन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना ही स्टार्ट करा था सेटल्ड कल्टीवेशन में, मतलब कि इन्होंने अपना क्रॉप्स यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए, उन्होंने अपनी खुद की जमीन खरीद ली, ना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसा कोई काम करा इन्होंने। ओके, दे यूज प्लाउज एंड ग्रूज क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर, और जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन से बिल्कुल विपरीत इन्होंने एक ही जमीन पर सालों साल उन्होंने खेती करी एंड ग्रेजुअली एक्वायर्ड द राइट्स ओवर देयर लैंड्स। और फिर इसी तरीके से उन्होंने अपने राइट्स पे क्लेम कर लिया उस लैंड पे कि ये जमीन अब हमारी है। द ट्राइबल ऑल्सो बिगेन टू लीज द एक्वायर्ड लैंड फॉर कल्टीवेशन। All members of the clan has equal right over the land as they were considered to be descendants of the settlers who first cleared the land for cultivation. जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज के पीपल होते थे वो एक दूसरे को समान भाव से देखते थे, इक्वल राइट्स रखते थे और ऐसा मानते थे कि जिसकी जमीन है ये उसी की रहेगी, क्योंकि इसी ने उन्हीं के जो पूर्वज थे उन्होंने ही ये परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया। ओके, however some members gained more powers and became the chief. ओके, अब अपने ट्राइबल कम्युनिटीज की पीपल का देखा होगा कि इनके जो मेंबर हेड होता है उसको हम सरदार बोलते हैं, काफिले का सरदार बोलते हैं, जो कि बेसिकली सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होता होगा, जिसके पास अच्छी हंटिंग स्किल्स होगी या फाइटिंग स्किल्स होती होगी, बुद्धिमान होगा, उसी को वो अपने चीफ का ट्राइबल हेड बनाते थे। ओके, thus we see that tribals in different parts of India were engaged in different kinds of activity for living. इसका मतलब ये होता है कि हमने भी देखा कि डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक हम सेंट्रल इंडिया की तरफ आए और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ आए तो वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन चल रहा था, तो वहां भी बाइगास और गॉन्ड्स जो कि ट्राइबल कम्युनिटी थे। फिर हमने हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स वाले जो ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल्स थे जो कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, कुल्लू, इन तरफ के जो कम्युनिटी पीपल्स थे इनका देखा। फिर हमने सेटल कल्टीवेशन की ट्राइबल कम्युनिटी को देखा जिसमें कि हमने मुंदास के बारे में पढ़ा। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज थी ऑल ओवर इंडिया वो डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज थी। ट्राइब्स सच एज गॉन्ड्स एंड साल्टर्स that took to settle cultivation were considered more civilized by the British rulers than the ones who were hunters, gatherers और herders. Okay, अब इसमें एज पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो ऐसा मानते थे कि जो गॉन्ड्स और सैंथर्स थे जो कि अब सेटल्ड कल्टीवेटर्स बन चुके थे लाइक द मुंदास, उनको ज्यादा सभ्यता वाले इंसान मानते थे कि वो ज्यादा सभ्य हैं एज कम्पेयर टू द हंटर्स एंड गैदरर्स। ओके, The Britishers considered the forest tribe to be a wild and savage and felt that they needed to be civilized and settled. Britishers की ऐसी धारणा थी कि जो जितने भी ये जंगलों में जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज के पीपल या आदिवासी लोग रह रहे हैं ये लोग बहुत ही क्रूर हैं, बहुत ज्यादा वाइल्ड हैं और कहीं ना कहीं उन्हें वापस सभ्य बनाने की जरूरत है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स क्या फर्क पड़ा इन ट्राइबल कम्युनिटीज पे, इन्होंने कितना सफर करा, इसके साथ साथ ट्राइबल कम्युनिटीज ने कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे आवाज उठाई। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।